बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। जनाब, सबसे पहले आज प्रोग्राम के आगाज़ में पाकिस्तानी कौम को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। हम सब अपने पैनलिस्ट की जानिब से भी और पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से भी। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में 118 साला जैवलिन थ्रो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक तारीख रकम की है। गोल्ड मेडल हासिल करके न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि यही पाकिस्तान का असल चेहरा है। उनकी जो मुसलसल जुस्तजू है, जो लगन है, जो मेहनत है, उसको देखकर तो एक ही बात मेरे जहन में आती है कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा दर है जो वाह हो नहीं सकता। चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसमें आज हम बात करेंगे एक अच्छी खबर से, वो भी कि जमात इस्लामी ने जो अपना धरना है वो वाइंड अप कर दिया है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान जो मुज़ाकरात का दौर है वो कामयाब रहा है। कल हमने इस हवाले से प्रेस टॉक भी देखी, जिसमें वफाकी वज़रा ने जिस अंदाज में पुरअमन एहतजाज को कंडक्ट किया गया, उस पर उनको मुबारकबाद भी पेश की है और यही कहा है कि जो आपका मुतालबा है वो हमारा एजेंडा है। आपका भी मकसद अवाम को रिलीफ पहुँचाना है, हमारा मकसद भी अवाम को रिलीफ देना है। सो मकसद एक ही है और अब हुकूमत जो है वो इस पर वैसे भी कोशां है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि मुआहदे में असल नुकात हैं क्या और अब ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शनीला अमार साहिबा और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब। बाबर गौरसी साहब आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे अपनी निजी मसरूफियात की बिना पर। लाहौर में हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब और सजाद अनवर साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। शनीला, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि इस तारीखी कामयाबी पर अगर आप कोई बात करना चाहें, और दूसरा ये कि जमात इस्लामी का हुकूमत से जो तहरीरी मुआहदा हुआ है, जहाँ इन्हें धरना ख़त्म करने का ऐलान किया है, क्या ये हुकूमत की सियासी कामयाबी है? शुक्रिया नाज़िया। पहले तो मेरी तरफ से कौम को बहुत बहुत मुबारक हो अरशद नदीम की कामयाबी के ऊपर। और देखें, ये अगस्त का महीना है और 14 अगस्त हमारी आज़ादी का दिन है कि जब हमारा ये मुल्क आज़ाद हुआ और अरशद नदीम ने ये कामयाबी हासिल करके पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद किया और ये बात साबित कर दी कि सबसे ऊंचा झंडा हमारा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरी कौम को भी मुत्तहिद कर दिया। अरशद नदीम का शुक्रिया। जहाँ तक बात है जी पाकिस्तान की और जमात इस्लामी के हुकूमत को जमात इस्लामी के दरमियान जो माहिदा हो रहा है, देखिए सियासी जमातें जो होती हैं ना वो इसी तरह मेच्योरिटी के साथ जो होती है ना वो अमल करती हैं और आगे बढ़ती हैं, कहीं पे डेड लॉक नहीं रख के बैठती हैं। और जमात इस्लामी की भी सियासी मेच्योरिटी थी कि उनको किसी फितना इंतशार की तरफ नहीं गई, कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कोई धमकियां नहीं दी, किसी अदारों के ऊपर उन्होंने हमला करने की कोशिश नहीं की है, जो कि माजी में हमने एक जमात का वतीरा देखा भी था जो अपने आप को एक सियासी जमात कहती है, बड़ी जमात अपने आप को कहलाने की कोशिश करती है। लेकिन उनको जब अदालत की तरफ से भी इजाज़त मिली थी, जब वो 25 मई को 2022 की बात है, धरना लेके आ रहे थे, तो उन्होंने आके यहाँ पे अमलाक को नुकसान पहुंचाया था, दरख्तों तक को जला दिया गया था। और जबकि उनको डी चौक आने की इजाजत भी नहीं मिली थी अदालत की तरफ से, फिर भी वो आ गए थे। तो जमात इस्लामी ने जो हुकूमत के साथ अपनी शराइत तय की थी उसके मुताबिक उन्होंने लियाकत बाग के अंदर अपना धरना दिया। बड़ा मुनज़्ज़म धरना था और उन्होंने किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की और हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात चलते रहे हैं। जो शराइत हैं वो सब सामने हमारे आ गई हैं। देखिए, वो वही चीजें हैं जिसके ऊपर हुकूमत पहले से काम करने की कोशिश कर रही है। जिस वक्त बजट आया था तो उससे अगले दिन ही वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहां पे भी हमें रिलीफ मिलेगा तो हम तनहादार तबके को रिलीफ देंगे। तो अभी भी यही चीज सामने आई। हुकूमत ने कहा कि जहां जहां पे पॉसिबल होगा हम रेवेन्यू बढ़ाएंगे, हम तनहादार तबके को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। बिजली के बिलों के ऊपर भी जो वज़ीर तवानाई है उन्होंने कहा है कि हम चाइना के साथ जाकर मुज़ाकरात करें, हम अपने लोकल इन्वेस्टर के साथ करेंगे जहां पे भी रिलीफ मिलेगा। और सुना वो यही कहते हैं कि 2-3 महीनों के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। 200 यूनिट वालों को तो मिल रहा है, 500 वालों को भी मिलेगा, आगे और लोगों को भी रिलीफ मिलना शुरू होगा। बिजली के यूनिट की प्राइस भी कुछ जो है वो कम होगी। तो ये अच्छी बात है और हुकूमत कोशिश खुद भी कर रही है, क्योंकि देखिए जो हुकूमत आई है वो आई इसीलिए कि इकॉनमी को बेहतर करे, अवाम को रिलीफ दे। और जो जमात इस्लामी के मुतालबात हैं, जाहिर है वो अवामी सियासत करते हैं तो उन्होंने अवामी मुतालबात सामने रखे हैं। ये भी अवामी हुकूमत है और ये भी अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करी। बड़ी अच्छी बात है कि अफहाम व तहफीम के साथ एक मुआहदा जो है वो हो गया है। उसके ऊपर अब इंशाल्लाह अमल दरामद होगा। और जो IPPs है उसके साथ देखें कि 9 IPPs के साथ तो हुकूमत पहले ही कह रही थी कि हम 90 की दहाई वाले जो IPPs उनमें से 6 के साथ मुआहिदा फौरी खत्म होगा, 3 के साथ जो मरहलावार जो है खत्म होगा, उससे भी बिजली के जो बिल है उसके ऊपर एक फर्क पड़ेगा। और अभी भी देखें महंगाई में की शरह में तो कमी आई है। असल जो लोगों का भी मसला था बिजली के बिल थे या जो तनहादार तबका था उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्सेस थे। तो हुकूमत ने खुद भी पहले ही ये बात कह दी हुई थी कि हम इस पूरी कोशिश करेंगे उसको कम करने की। हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि देखें हम IMF के मुआहिदे में जा रहे हैं,
उम्मीद है कि इस महीने जो है वो उनके बोर्ड की मंजूरी हो जाएगी, पाकिस्तान को अपनी पहली किस्त मिल जाएगी। तो हमें कुछ उनकी बातें भी माननी है, अपनी इकॉनमी को सामने रखते हुए, उसकी सिम को दुरुस्त करते हुए। हुकूमत के हाथ भी बहुत से मामला में बंधे, उसके बावजूद वो हर तरह से जहां से भी कोशिश होती है वो रिलीफ देने की कोशिश करती है। तो उम्मीद है कि इस मुआहदे पे अमल दरामद होगा, रिलीफ मिलेगा, और जमात इस्लामी ने जिस तरह एक अमन सुकून के साथ धरना किया, उसी तरह वो अमन सुकून के साथ अपना धरना वापस ले जाए। डॉक्टर साहब, जिस अंदाज में मेच्योरिटी का मुजाहरा किया गया है, इसको हम एज अ मिसाल भी तो ले सकते हैं ना, कि धरना जो है वो किया गया, मुतालबात रखे गए, लेकिन पुरअमन तरीके से फिर जो है इसको वाइंड अप भी किया गया। क्या हुकूमत को इस हवाले से कोई टाइम फ्रेम भी दिया गया है? शुक्रिया नाजिया, और आपका दूसरी बार शुक्रिया इसलिए कि आपने अरशद नदीम का जिक्र किया और उसने पाकिस्तान को जो गोल्ड मेडल लेके दिया उसका भी। ये जो जुमे का दिन है हमारे लिए बहुत मुबारक साबित हुआ। जी बिल्कुल। एक अरशद नदीम का मेडल और दूसरे धरने का खात्मा। और धरने का खात्मा जो है वो जिक्र करेंगे कि उसमें क्या हमने हासिल किया। लेकिन थोड़ा सा जिक्र एक चंद जुमलों में, अरशद नदीम की जो कामयाबी है और उसका जो मेडल है, उसने हमें 3-4 बातें बताई हैं। एक बात ये कि हमारी तवज्जो बाज़ ऐसी खेलों की तरफ है जो या ओलंपिक में नहीं होती, या अगर होती भी हैं तो एक मेडल की बात है। लेकिन अगर आप एथलेटिक्स में चले जाएं, वन मैन आर्मी होती है जैसे अरशद नदीम है, इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स हैं, उसमें आप इंडिविजुअली लोग जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा वो लेके आ सकते हैं तमगे। तो इसलिए जो सबक है वो ये कि हमें इस तरह की जो इंडिविजुअल गेम्स हैं, पार्टिसिपेशन है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर अरशद नदीम तनहा ये काम कर सकता है और अपना आप बनवा सकता है, तो इस मुल्क में बेशुमार लाखों अरशद नदीम मौजूद हैं, उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 2, हॉकी हमारा कौमी खेल है, जिसका आज यूँ समझे कि कहीं जिक्र ही नहीं होता। बिल्कुल। तो क्यों हम अपने कौमी खेल को पीछे छोड़ दें? हॉकी कौमी खेल और ओलंपिक का बड़ा खेल, और हम उस पर पहले भी तमगे ला चुके हैं, तो उसको भी रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो एक बात तो ये हुई। अब हम वापस जो इस जुमे की दूसरी खुशखबरी है वो आते हैं इसकी तरफ, धरने की तरफ। देखिए, ये दुरुस्त बात है, ये जो आपने एक जुमला बोला कि क्या ये हुकूमत की कामयाबी नहीं है, ये बिल्कुल हुकूमत की कामयाबी है। नंबर 2, ये बाज़ ऐसी सियासी कुव्वतों को बेनकाब करती है ये कामयाबी, जो अपने धरनों और अपने प्रोग्रामों के ज़रिए यानी मुल्क को गैर मुस्तहकम करते हैं। मसलन आपको याद है एक धरना हुआ था पड़ोस में, और यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, और यहाँ कब्जा कर लिया गया और इसकी नशरियात रोक दी गई। और फिर जो उन जमातों के 2 बड़े आदमी जो बाद में एक साहब सदर बने और एक साहब वज़ीर आज़म बने, वो एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं उस पर कि जैसे हमने बड़ा तोप चला दी, बड़ा तीर चलाया। तो एक धरने का मॉडल ये है और एक धरने का मॉडल ये है। संजीदा मसाइल जो अवाम के जेन्युइन मसाइल थे, उनको एक सियासी जमात ने यानी जमात इस्लामी ने पेश किया संजीदगी के साथ, और उसी संजीदगी के साथ हुकूमत ने उनको लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर उन्होंने संजीदगी से बातचीत की, टेक्निकल लेवल पे जाके बात की, और उसमें जो सोल्यूशन निकल सकते थे वो निकाले। अब ये देखें, अब मैं आपसे ये कहता हूँ जो जमात इस्लामी ने एक एजेंडा पेश किया जी, तनख्वाहदार तबके पर दबाव कम करें, ठीक है, बिजली के नर्ख कम करें, IPPs को ऑडिट करें, अच्छा टैक्स नेट बढ़ाएं, और जो बड़े ज़मींदार हैं उनसे टैक्स लें। तो यही तो एजेंडा हुकूमत का भी है। तो इसका मतलब ये है कि कौम के मफाद में 2 मुख्तलिफ मुतज़ाद सियासी कुव्वतें एक जगह पे आके जमा हो गई, और उन्होंने संजीदगी के साथ इस पे गौर किया और चीज़ों को यानी किसी मनतकी हल की तरफ ले जाने की कोशिश की। तो इसमें 2 सियासी कुव्वतें हीरो बन के उभरी हैं, एक हुकूमत और एक सियासी जमात यानी जमात इस्लामी। तो असल बात यह है, अब ये समझने की ज़रूरत यह है कि आप अना का मसला ना बनाएं, जैसे ना हुकूमत ने बनाया ना जमात इस्लामी ने बनाया। बिल्कुल। जैसे माजी में हुकूमत ने कभी अना का मसला नहीं बनाया, लेकिन PTV पर कब्जा करने वालों ने बनाया।
آپ کا بلو ایریا جلا کے راکھ کر دیا، سرکاری اداروں پہ حملے کیے، آپ کی یہ ہے میٹرو بس اس کے آپ نے تباہ کر دیے اس کی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، تو یہ سارے آپ نے کام کیے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسائل حل کرنے نہیں جاتے. اور اس وقت یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ عوام کے مسائل سامنے لے کے آنے والے کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے، اور جو کسی کو پکڑ لو، چھوڑ دو، مقدمے ختم کرو، جرائم کو معاف کر دو، ان کا کنڈکٹ کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں کھل کے اس واقعے سے سامنے بالکل. نوشاد صاحب سر، اس دھرنے سے ایک بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بات تو بخوبی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بہرحال ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ بات چیت سے ہی نکلتا ہے، مذاکرات سے ہی نکلتا ہے، نہ کہ محاذ آرائی سے، گالم گلوچ سے یا پھر توڑ پھوڑ سے اور ملک میں بدامنی پھیلانے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نازیہ، میں آپ کو یاد ہوگا کل بھی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر جماعت اسلامی کے دھرنے میں کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے تو یہ معاملات طے ہو جائیں گے. کیوں طے ہو جائیں گے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حکومت اس سارے معاملے کی طرف بہت سنجیدگی سے غور کر رہی تھی. آپ نے دیکھا وہاں جو حکومت اور جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان بار بار مذاکرات سے آئیں، انہوں نے بات چیت کی اور ہر وہ ممکن جو بات ہو سکتی تھی، جو حل نکالا جا سکتا تھا، وہ نکال لیا گیا. اس میں سب سے بڑا جو امپورٹنٹ پہلو ہے اس کی طرف ڈاکٹر فاروق صاحب نے ابھی اشارہ کیا ہے. یہ سب سے اہم بات تھی کہ دیکھیے حکومت اپنا ایجنڈا یہی تھا، حکومت یہی کرنا چاہ رہی تھی. اسی لیے جو 200 یونٹ تک جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے بغیر کسی دھرنے کے 200 یونٹ تک جب گنجائش بنائی جانی چاہیے تھی، بنائی جا سکتی تھی تو انہوں نے بنا دی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ جن موضوعات کی طرف ابھی گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر یہ چیز بڑی واضح ہے کہ دیکھیے حکومتیں کوئی بھی ہوں وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ وہ اپنی پبلک کو میکسیمم جو ہے وہ ریلیف دے سکیں. جن حالات میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یہ ملک سنبھالا تھا، جب ہم ڈیفالٹ کی طرف رواں دواں تھے اور ہم جو ہے آئی ایم ایف ہم سے ناراض تھا، ہمارے ہاں ڈالر جو ہے وہ آسمان کی طرف جا رہا تھا، سمگلنگ، پیٹرول سمگلنگ، آپ کے ہاں جو ہے وہ ڈالر کی سمگلنگ، یہ سارا کچھ اس وقت جو ملک کے اندر جو حالات پیدا کر دیے گئے تھے اس سارے کو نہ صرف کنٹرول کیا گیا بلکہ آہستہ آہستہ وہ تمام جو خرابیاں پیدا کی گئی تھیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی. یقیناً جب کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے اس کا کوئی آؤٹ کم ہوتا ہے اور اس آؤٹ کم پہ قابو پانے میں کچھ وقت لگتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب دوبارہ یہ حکومت الیکٹ ہو کر آئی تو اس حکومت نے آپ کے معاشی جو سمت ہے اس کو درست طرف رکھا ہوا تھا. اس کے اثرات بھی آپ کے سامنے آ گئے. آج آپ کا اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ جی ہم آئندہ سال جو ہے وہ 3 ماہ کا ہمارے پاس ریزرو ہوگا، ہم بہتر پوزیشن میں آ چکے ہیں. ہمارے جو جتنی بھی لون مینجمنٹ ہے، جتنے بھی ہم نے ڈیٹ ادا کرنے ہیں، اس کی جو بھی قسطیں ہیں، ادائیگیاں ہیں، وہ ساری وقت پر ہوں گی. ہم نے وہ سب پلان کر کے رکھی ہیں. اس چیز کو اگر سامنے رکھا جائے تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ حکومت کا ایجنڈا بھی وہی تھا جو جماعت اسلامی چاہ رہی تھی یا کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ عوام کی آواز ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حکومت عوام کی آواز سن رہی ہے، اور عوام کی آواز سننے کے ساتھ ساتھ جو اس دھرنے کے بعد مذاکرات اور کامیابی کے بعد ایک اور چیز بھی جو امپورٹنٹ واضح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سنجیدگی سے کوئی کام کیا جائے، مذاکرات کیے جائیں، ٹیبل پر بیٹھ کر بات کی جائے تو چیزوں کے حل تلاش کیے جا سکتے ہیں. نہ کہ آپ جو ہے وہ زور زبردستی ڈنڈے کے زور پر اور آپ یہ کہیں کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. وہ سیلف رائٹیسنس کا جو معاملہ ہے یا وہ ڈکٹیٹر اپروچ کے ساتھ جب آپ آتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں اور آپ امپائر کی انگلی کی جو ہے نا اس کی تلاش میں ہوتے ہیں اور آپ جو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا حربہ ہمارے ہاتھ آ جائے، چاہے وہ پی ٹی وی بلڈنگ پہ حملہ کرنا ہو، چاہے یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ بلو ایریا جلانا ہو، یا شہداء کی یادگاریں 9 مئی کو ہوں، یا وہ حملے ہوں اداروں پر. ان تمام کاموں سے قوم کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ہم نے بار بار کہی بھی ہے. یہ بات اس ملک کا ہر سینسیبل آدمی کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جو جذبہ کل رات کو ارشد ندیم کی جیت کے ساتھ اس قوم میں پیدا ہوا، اس جذبے کو ہمیں اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم مل کر کوشش کریں تو یہ بات بھی طے ہو جاتی ہے کہ ارشد ندیم کے پاس وہ وسائل نہیں تھے جو دنیا کے دوسرے ملکوں کے جو پلیئرز تھے ان کو مہیا کیے گئے، لیکن اس کے باوجود ارشد ندیم نے اپنی کوشش سے کم وسائل کے ساتھ
अपनी मेहनत के साथ उन्होंने पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊपर बुलंद करके दिखाया। उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। वो गोल्ड मेडल जो जो आपके आपके यहाँ इनफरादी, पाकिस्तान की तारीख का पहला इनफरादी गोल्ड मेडल। सो ये तय हुआ कि वसाइल की कमी कभी आड़े नहीं आती। हमारे मुल्क भी इसी तरह है, अगर हमारे में जज्बा हो, हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का हाथ हाथ में थाम लें, तो कोई हमें किसी किसी दूसरे मसले के अंदर हमें कोई चीज जो है वो जेर नहीं कर सकती। हम हर मसले का मुकाबला कर सकते हैं। न सिर्फ हम मईशत पर काबू पा सकते हैं, बल्कि हम जो जो अक़वाम आलम है उनमें भी अपना नाम उसी तरह, उसी झंडे की तरह, जिस तरह अरशद नदीम ने वो झंडा पहले नंबर पर लहरा दिया। योर पॉइंट इज टेकन नौशाद साहब। सजाद साहब, सर जिस अंदाज में हुकूमत वक्त ने सारे मामले को डील किया, हुकूमत तो पहले ही आवाम की जो नब्ज है उसको समझती है, सेंसिटाइज है इस मामले को लेकर, लेकिन जिस अंदाज में हुकूमत इस सारे मामले को लेकर चली और दूसरी जानिब से जो भी फरीक थे जिस अंदाज में उन्होंने भी सारे मामले को टैकल किया है, ओवरऑल इसको कैसे देख रहे हैं आप? और अभी हम सुन रहे थे चेयरमैन नेशनल टास्क फोर्स वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब ने आज प्रेस टॉक की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आइंदा चंद हफ्तों में आवाम बिजली की कीमतों के हवाले से खुशखबरी सुनेंगे। ऑलरेडी काम तो हो रहा है सर इसके ऊपर। जी बिल्कुल। कल हमने नाज़िया इसी पर बात की थी गालबन। ये जो आपका सवाल है, कल हमने इसके ऊपर एक तफसीली बात की थी कि, और आपको याद होगा मेरे लफ्ज़ के जमात इस्लामी को एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट मिल जाएगा और एक मुआहदा हो जाएगा और जमात इस्लामी चली जाएगी, और वो 24 घंटे में हो जाएगा। ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन ये मुझे पता था कि इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होने जा रही। और बाकी बिजली की कीमत में कमी का मामला हो या सैलरीड क्लास के ऊपर टैक्स का मामला हो या कुछ दूसरी चीज़ें जिनकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल में है, इस बात में कोई शक नहीं है कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जो है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इनको किस तरीके से लोगों को रिलीफ दिया जा सकता है। तो जो कल भी बात हुई थी, आज शनीला साहब ने भी बात की कि जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, मुआशी मुश्किलात, जिनका पस मंज़र IMF के साथ होने वाले मुआहदे के साथ भी है और IPPs के साथ होने वाले मुआहदात की वजह से भी है, तो उन दोनों चीज़ों को सामने रख के ही कुछ तय पा सकता है, और वो फौरी तौर पर तो कुछ भी तय नहीं पा सकता था। इसीलिए जमात इस्लामी को भी ये समझ आ गई और हुकूमत ने उनको बड़े अच्छे तरीके से समझा भी दिया कि हम कर रहे हैं, हमारे रोड मैप में ये चीज़ें ऑलरेडी शामिल हैं, और आपकी एंडोर्समेंट से और आपके प्रेशर की वजह से थोड़ा स्पीडी भी हो गए हैं, लेकिन आप थोड़ा इंतज़ार करें, हम इस मुआहदे को एक अमली शक्ल देंगे। और वो ठीक बात की आपने कि अवैस लगारी साहब, वज़ीर आज़म साहब और बाकी सारे महकमे, हमारे वज़ीर ख़जाना और बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई, अफरात ज़र, गुर्बत, अफलास, इसमें इजाफ़ा हो रहा है, इसको रोका जा सके। तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि जमात इस्लामी ने उस सारी स्पिरिट को समझते हुए जिद नहीं की और उन्होंने धरना ख़त्म करने का फ़ैसला किया। ये बहुत खुशाइंद बात है, लेकिन इसके इम्कानात बहुत वाज़े थे। एक दिन पहले कल जो इतलात थी उसके मुताबिक कि जमात इस्लामी कोई लॉन्ग मार्च वगैरह नहीं करेगी, वापस चली जाएगी, और वो मज़ीद अपने लोगों को इस हब्स में और इस गर्मी में किसी ऐसे मुतालबे की सूरत में बिठा के, तो उनको भी मतलब तंग नहीं करना चाह रहे थे, जिसका कोई फौरी हल नहीं था। और गवर्नमेंट की ब्रीफिंग से वो और मुतमईन हो गए। ये सारा एक खुशाइंद वाइंड अप हुआ और जमात इस्लामी को सियासी तौर पे कहने के लिए बयानिया भी मिल गया, और हुकूमत जो है उसको भी मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने जो भी स्टेट फॉरवर्ड जो भी चीज़ें थी वो जमात इस्लामी को बताई कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और ये कब तक हो सकता है। तो ये सियासी अमल की खूबसूरती है, एंगेजमेंट करना, एक दूसरे से बात करना, मुज़ाकरात करना, यही सियासी अमल होता है। सियासी अमल वो नहीं होता कि आप मुजाहरे करें, आप गिराव झलाव करें,
उसका कभी कोई नतीजा नहीं निकला। नहीं निकलता, बिल्कुल ठीक बात की, आपका पॉइंट आ गया, बहुत अहम बात की। नाज़रीन, इसी के हवाले से हम प्रोग्राम के अब नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाएंगे और हम बात करेंगे कि बानी पीटीआई के जो बदलते हुए बयानात हैं और उन बदलते हुए बयानात में जो तजादात हैं वो दिन ब दिन हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जानिब वो मशरूत माफ़ी की बात कर रहे हैं, फिर वो अपनी वाज़ेह स्टेटमेंट के बावजूद जिसमें वो मशरूत माफ़ी की बात कर रहे हैं, अब वो उससे भी हमें पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी जानिब वो मुल्क की इदारों में जिस अंदाज से कड़ी तनकीद कर रहे हैं वो सिलसिला भी जारी है। सोशल मीडिया को उठा के देख लीजिए, डे फर्स्ट से जो पॉलिसी थी, जिस अंदाज में मुल्की इदारों को मिलाइन किया जा रहा था, वो अभी भी उसी तरह से ही जारी है, लेकिन फिर मुज़ाकरात की बात भी की जाती है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं बयानात का तजाद हो या बयानात का यू टर्न हो, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो पीटीआई को खुद हो रहा है। अब उनमें ये रियलाइजेशन आती जा रही है कि उनकी सियासत जो है अब वो शायद किसी बंद गली की जानिब जा रही है, सियासी तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। आगे पीटीआई क्या इन मामलात को कैसे लेके चलती है, क्या ये कल भी हमने बात की थी कि क्या मशरूत माफ़ी का जो सफ़र है वो गैर मशरूत की जानिब जाएगा, या क्या जो अब बात हो रही है कि हमने सिर्फ ख़ास इदारे से ही बात करनी है, क्या सियासी जमातों के साथ भी मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, इस पर हम बात करेंगे। शनीला, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगी। माफ़ी और हुकूमती मुद्दत से मुतालिक पीटीआई के जो बयानात हैं उनमें तजादात हैं, क्या इसकी जो बेसिक रीज़न है वो आपको पीटीआई जो सियासी तन्हाई का शिकार नज़र आ रही है वो है ये रीज़न? देखिए, एक तो सियासी तन्हाई भी है क्योंकि सियासी जमातें कभी भी अपने सारे ऑप्शन बंद नहीं कर देती हैं। पीटीआई ने अपने सारे ऑप्शन बंद किए हुए हैं, वो सिर्फ उस जमात के साथ जिसके ज़रिए लगता है कि इसके कंधे पे बंदूक चला के हम कोई इंतशारी फसादी सियासत कर सकते हैं उसके पास जा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे बैठ के कि मुल्क को कौम के मुफाद के लिए कुछ हो सके वो वहां पे किसी सियासी जमात के साथ बात नहीं कर रहे, तो उन्होंने अपनी सियासत को बंद गली में धकेल दिया हुआ है। उसकी वजह बानी पीटीआई की सियासत और उनकी सोच है, उनका जो गुरूर है, तकब्बुर है, उनकी जो अपनी खुद पसंदी है कि सिर्फ मैं हूँ एक पारसा इंसान उतरा हुआ, बाकी सारे चोर और करप्ट हैं। जेल जाने से पहले उन्होंने खुद 9 मई के वाकयात के ऊपर माना कि जब मुझे गिरफ्तार किया गया तो मेरे लोगों ने कहाँ पे जाके एहतजाज करना था। उन्होंने खुद कहा कि मेरे लोगों ने कहाँ जाके एहतजाज करना था, यानी कि मान लिया मेरे लोगों ने एहतजाज किया। फिर जेल से उन्होंने बयान दिया कि मैंने इनको कहा था कि अगर मैं कभी पकड़ा जाऊं तो जीएचक्यू के सामने जाके एहतजाज करना। फिर उनको रियलाइज हुआ कि ये, और तमाम चैनल्स के जो न्यूज़पेपर थे उन सब में ये न्यूज़ आई थी, ये किसी एक की नहीं, तमाम सहाफ़ियों ने ये न्यूज़ दी थी कि उन्होंने ये बयान दिया। उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने कह दिया कि नहीं 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 ये तो पार्टी का डिसीजन था, लेकिन बानी पीटीआई ने फिर उसके बाद कह दिया कि भाई मैंने ही उनको कहा था। अब वो वीडियो रिकॉर्ड क्यों मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं ना, जो नजर आएगा, जो वीडियो के अंदर है, जिसने तोड़फोड़ किया मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा, उसको आप सजाएं दें। जबकि माना हुआ कि मेरे लोग हैं, मेरे कहने पे गए हैं, अब वो कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो। और इमरान बानी पीटीआई को समझ ये भी नहीं आ रही कि मैंने इस वक्त गिरबान किसका पकड़ना है, मैंने इस वक्त पाँव किसके पड़ने हैं। अब देखिए वो बयान दे रहे हैं कि जी जो नवाज लीग है वो मुझे और फौज को लड़ाना चाह रही है। तो भाई जो जेल से आप बयान देते हैं वो क्या आपको नवाज लिख के देती है कि जी ये आप मीडिया के सामने बोल दें, जो आप आर्मी के खिलाफ बोलते हैं, जो आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बात बोलते हैं कि मैं बाहर निकल के किसी को छोड़ूंगा नहीं। आपका ट्विटर अकाउंट जो हर वक्त दशनाम तराजी करता है इदारों के ऊपर, हमारे सिपा सलार के ऊपर, वो उनको हुकूमत तो लिख के नहीं देती है, वो ट्वीट करके देती है। तो वो अपनी सियासत को खुद बंद गली में लेके गए हैं कि मैंने सिर्फ जो है हुकूमत के पास कोई ताकत नहीं है तो मैंने जिनके पास ताकत है उनके साथ मुज़ाकरत करने, वो आपसे मुज़ाकरत नहीं करना चाहते क्योंकि आपने रियासत के खिलाफ बगावत की हुई है और उस बगावत को आप मान भी गए हुए हैं। अब लेकिन चूंकि आप दूसरों को बलि का बकरा बनाना चाह रहे हैं तो इस वजह से कभी आके धमकी दे देते हैं कि मैं क्यों माफी मांगू, और कभी कहते हैं कि मैं माफी मांग लूंगा। ये फ्रस्ट्रेशन है सियासी तन्हाई के मारे हुए एक शख्स की, क्योंकि जिसकी सियासत की बुनियाद इस तरफ फितना और फसाद है। डॉक्टर साहब, क्या पीटीआई को ये बात समझ में आना शुरू हो गई है कि रियासत जो है वो कभी भी कमजोर नहीं होती, अगर वो लीनियंट होती है तो वो सिर्फ इसलिए कि वो माँ की हैसियत रखती है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है और चाहती है इख्तिलाफ राय जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर हल हो, तो जो रियासत है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या ये आ रही है समझ उनके अंदर? लेकिन क्या मालूम कि ये अभी समझ में आई है बात या नहीं आई। कल एक बात कही थी नौशाद साहब ने, उसे ज़रूर याद रखना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि ये जो मशरूत माफ़ी की बात है, असल बात ये है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद कुछ अपने अंदर उनके मसाइल पैदा हो गए हैं, लिहाजा अब उनका एक और यू टर्न है। ये जो यू टर्न है इस पर एक बड़ा दिलचस्प, एक बहुत हमारे मज़ाहिया शायर थे सैयद मोहम्मद जाफरी साहब, उनके मैं छोटे छोटे 3 शेर सुनाना चाहता हूँ, आपके सामने ये पूरी हकीकत वाज़े हो जाएगी।
एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की देखी थी नुमाइश मैंने, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की देखी थी नुमाइश मैंने, की थी अज़राहे मुरव्वत सताइश मैंने, ठीक, आज तक दोनों गुनाहों की सज़ा पाता हूँ, आज तक दोनों गुनाहों की सज़ा पाता हूँ, लोग कहते हैं क्या देखा तो शर्माता हूँ। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के मलबे से ये दौलत निकली, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के मलबे से ये दौलत निकली, समझा था जिसे अनन्नास वो औरत निकली। क्या बात है सर। तो आप जिसको माफी समझ रहे समझा दिया है हैं, आपने। जिसको माफी नहीं समझ रहे, हाँ। या जो उन्होंने यू टर्न लिया, उन्होंने कहा जी मैंने तो कोई माफी नहीं मांगी। दरअसल एक तो ये है कि माफी तो उन्होंने मांग दी, नौशाद साहब ने दुरुस्त कहा था, लेकिन अब जो अंदर उनके लोग हैं जिन्होंने उनके कहने पर रियासत पे हमले किए, बगावत की, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस में और जिना हाउस में घुस के कोर कमांडर की वर्दी पहले तो अपना लहराई, फिर उसको आग लगाई, फिर शहदा के मुजस्मों की बेहुरमती की, फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों पे हमला किया, ठीक है, और मियाँ वाली बेस पे तो वैसे ही जी, चढ़ जी, दौड़ने जी, का जी, जी, इरादा जी। था उनका। तो ये सारा जो काम जिन लोगों से उसने लिया, हाँ, अब वो कहते हैं कि हमें क्यों मरवा रहे थे भाई। तो अब उनके सामने भी तो उन्होंने एक मुंह रखना है ना अपना। तो फेस असल से बात यह है कि एक तरफ अनन्नास है और एक तरफ वो औरत है, तो ये मसला इस मखमसे का शिकार है, ठीक है। और इनकी पूरी पॉलिटिक्स जी। बानी पीटीआई की इन्हीं तजादात का शिकार है, ठीक और है। इन्हीं तजादात की वजह से पीटीआई तबाह हुई, इन्हीं तजादात की वजह से 3.5 साल की हुकूमत में उन्होंने इस मुल्क की मईशत को, खारजा पॉलिसी को, अखलाकी निज़ाम को, हर चीज़ को तबाह करके रख ठीक दिया। है, ठीक है। अब वो ये काम एक दफ़ा फिर कर रहे हैं। ठीक है सजाद साहब। सर पीटीआई जो है वो अपनी, जिस तरह वो कहती है कि हमने 26 साल 27 साल इस जो है वो इस फील्ड में गुजारे हैं सियासत में, अपनी सियासत को खुद अपने हाथों से बंदगली में क्यों लेकर जा रही है सर? सियासी तन्हाई का शिकार होती जा रही है, क्यों नहीं वहां से कोई समझदारी के फैसले, हमें दानिशमंदाना फैसले नजर आते वहां से? असल में नादिया साहबा, उसको बानी पीटीआई को जब बनाया जा रहा था तो उनके बुत को इस तरीके से तराशा गया था कि बाकी सारे लोग करप्ट हैं और एक ये देवता है। अब वो देवता कैसे आम लोगों के साथ बैठेगा या बात करेगा या क्या करेगा? तो वो उसकी मेकिंग में ही बन गई थी ना उसकी। मतलब जब उसको आपने देवता ही बना दिया किसी ने, तो वो देवता जो है वो आम आदमियों के साथ ना तो चल सकता है, बैठ सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना उस तरह से सूंघ सकता है, ना उस तरह से सोच सकता है। तो वो इस पॉलिटिक्स में इसीलिए मिसफिट है, इसीलिए बंद गली में है। ये एक बुनियादी उनका वो जो एक साख्तियात की थ्योरी है ना, कि जो चीज़ जिस शक्ल में होती है वो उसको ख्वाब जैसे मर्जी डाल लें, वो वापस उसी अपनी शक्ल की जानब जाती है। असल बात ये है। और दूसरा, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो धमकियां दे रहे हैं इस वक्त। वो शरीला साहबा ने कहा ना कि किसी का गिरबान पकड़ते हैं किसी वक्त और किसी के पाँव। तो अभी मशरूत माफ़ी के बाद उन्होंने जो ताज़ा धमकी दी है वो बांग्लादेश वाली दी है कि जी इन हुक्मरानों के पास टाइम ही नहीं है। तो इससे पहले वो मसाल दिया करते थे, जो भी दुनिया में बुरी मसाल होती थी ना, वो पाकिस्तान पे लागू करते थे कि अगर मैं नहीं हूं तो ये श्रीलंका बन जाएगा। अब ये कहते हैं कि अब मैं नहीं हूं तो मुझे ना लाया गया तो ये बांग्लादेश बन जाएगा। तो जो बांग्लादेश की मिसाल है या श्रीलंका की, अगर उन दोनों का जायजा लें तो श्रीलंका में जो भी अफरा तफरी हुई उसके बाद क्या वहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो गई, बेरोज़गारी ख़त्म हो गई, क्या वहाँ पे अफरात ज़र संभल गया, क्या वहाँ पे जो वो कर्ज़ों में दबी हुई उनकी मईशत है वो बेहतर हो गई? आज क्या वहाँ पे नए फूल खिल गए श्रीलंका में? और आप बांग्लादेश की बात कर रहे हो, तो बांग्लादेश जब ये 2-3 महीने गुजरेंगे, जब उनके लोगों को ये पता चलेगा कि उनके जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो नीचे जा रहे हैं, उनकी इकॉनमी डूब रही है, वहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, वहाँ पे गुर्बत में इजाफा हो रहा है, तो जो भी अगला इलेक्शन होगा वो पता नहीं उसमें क्या डिसाइड हो, क्या वो तय करें। तो सियासी अमल जो है ना वो किसी एक जगह पे रुक नहीं जाता। बिल्कुल सियासी अमल चलता रहता है। बिल्कुल आपने सही बात की सजाद साहब। नौशाद साहब, सर मैं आपकी जानिब आऊंगी, टाइम मेरे पास जरा लिमिटेड है। सर आप क्या देख रहे हैं, अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस हैं, और अगर आप उनको कोई मशवरा देना चाहें तो आप क्या समझते हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए?
देखिए, अगर मेरे मशवरे की बात अगर आप करेंगी तो पहले तो उन्हें सियासी जमात की शक्ल इख्तियार करनी होगी और सियासत सीखना होगी। आपने उनकी स्ट्रगल की बात की है, वहां पर मुझे कोई ऐसी सियासी स्ट्रगल नजर नहीं आती उनकी 20-22 साल की। मुझे पता है वो स्ट्रगल कैसे शुरू हुई, और वो अंपायर की उंगली से लेकर ये जो जो जो, जो सजाद साहब ने कहा है कि ये बाय डिफॉल्ट प्रॉब्लम जो है, जो तजाद का मामला है, ये यू टर्न का मामला है और कंफ्यूजन जो है, वो सारी की सारी असल में बानी तहरीक, क्योंकि उनके गिर्द घूमती है ये सारी जमात। आपको पता है कि दीगर जमातों के डिस्कार्डेड लोग इन तक पहुंचा के और उनको देवता बना के, और वो ये जो कुछ भी एक ग्रुप बनाया गया था, इस ग्रुप से या इस ग्रोह की वजह से या एक टोला बना देने से कोई सियासी जमात नहीं। सियासी जमात जो है ना, वो सियासी तौर तरीके जब तक नहीं अपनाए जाते हैं, जिसकी बुनियाद जो है वो बातचीत है। बातचीत के बगैर सियासत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपने देख लिए हैं कि मार धाड़ के जरिए या दीगर, ये सियासतदानों का काम नहीं। सियासतदान का काम है कि वो बातचीत से आगे बढ़ता है। आपने ये धरने के मामले है में कि वो बातचीत के जरिए आगे बढ़ता है, यही एक तरीकाकार है। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।